नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के बीजेपी की पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, भले नीतीश कुमार को इस स्थिति में पहुंचाने में शाह को 11 वर्ष का समय लग गया। 11 वर्ष कम नहीं होता है, लेकिन इस 11 वर्ष की मेहनत के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो गए तो आज भी बीजेपी के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती है बिहार के सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता पर काबिज होने के लिए, जितनी बड़ी चुनौती 80 के दशक में या 90 के दशक में बीजेपी का रहा हो। हम संख्या बल की बात नहीं कर रहे, हम बात लीडरशिप की कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी का सर्वमान्य नेता अगर हम कहें तो कुछ दिनों के लिए सुशील मोदी जरूर हुए, लेकिन सुशील मोदी में भी वो क्लेवर, वो क्षमता नहीं था कि वो पूरे बिहार को अपनी तरफ मुखातिब कर दे। इसी वजह से हमेशा वो ऑफ द सीन रहे, मतलब उप मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ कामकाज किए, लेकिन मेन मुख्य धारा में वो आने से बचते रहे। जदयू से अलग होकर लड़ने के बावजूद भी वो तेवर और क्लेवर बीजेपी के किसी नेता में नहीं था। 2015 का चुनाव याद ही है ना, शाह और मोदी ने पूरी ताकत लगा दी थी, जबकि उस समय में परचम लहरा रहा था मोदी का देश स्तर पर, फिर भी बुरी तरह से बीजेपी यहां आ रही थी। तो आज भी बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना ले, फिलहाल तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और वो भी बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर मंथन शुरू है। 1 महीने का वक्त है, लेकिन बिहार राजस्थान नहीं है, बिहार मध्य प्रदेश भी नहीं है कि आप कुछ भी फैसला ले लेंगे और यहाँ के विधायक भले स्वीकार कर ले, जनता स्वीकार कर ले, कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब बातें अभी चल रही है। तो 2 नाम पर आके बात ठहर सी गई है, क्योंकि एक वैसा मुख्यमंत्री भी बिहार को चाहिए, वैसे नहीं चलेगा। तो एक नाम सम्राट चौधरी का चल ही रहा है और दूसरा नाम नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय को लेकर एक बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि बिहार बीजेपी का कमान नित्यानंद के हाथ में लग पाए। और नित्यानंद राय बीजेपी के अंदर भी, प्रदेश बीजेपी के अंदर भी अगर कोई एक स्वीकार्य चेहरा है, क्योंकि लंबे समय तक रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा 20 ये दिखते हैं। सम्राट चौधरी के साथ अमित शाह खुद खड़े हैं और सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री के रूप में परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। उनका वो आधार है, उस आधार पर उनकी दावेदारी भी मजबूत है। लेकिन भूपेंद्र यादव सहित कई ऐसे मंत्रियों का गुट है जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे कोई यादव बने और यादव में जो नित्यानंद राय सबसे परफेक्ट होगा। लंबे अवधि से बीजेपी के विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है एक स्वीकार्य नेता जिसको पूरे बिहार के लोग स्वीकार करें। एक चुनौती तो वो है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि अब उनके कामकाज की तुलना नीतीश से होगी, और नीतीश जैसा परफॉर्मेंस करने का मद्दा रखने वाला एक भी नेता फिलहाल बिहार बीजेपी में नहीं दिख रहा है। ना ही वो उस तरीके का क्लेवर है, न तेवर है, न बौद्धिक क्षमता है। तो बीजेपी को सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे लीडर की तलाश करना जो लीडर नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस को समझ भी सके और उसको आगे बढ़ा सके। एक तो ये है, इसको लेकर कसमकस की स्थिति है। दूसरी कसमकस की स्थिति ये है कि जो वोटर है नीतीश के साथ, उस वोटर को एनडीए गठबंधन के साथ कैसे बनाए रखें, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
और किस स्तर की पॉलिटिक्स की जा सकती है, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद वोट बैंक में अगर 5% का भी बाएं दाएं हुआ तो फिर बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं लेगी। और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश हुई है, उसमें एक इमेज सवर्णों का गया है। संजय सिंह हो, विजय चौधरी हो या ललन सिंह हो, यही लोग जो है सो इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। तो ये इमेज भी जो है कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है बीजेपी नेतृत्व को उस से बाहर निकलने का। तो ये एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको उनको सॉर्ट आउट करना है कि कैसे हम उसके वोट में। साथ ही बिहार बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है वो भी चरम पर है। नित्यानंद राय को लेकर भी बहुत बड़ा खेमा है जो सहज नहीं है। सम्राट चौधरी को लेकर भी एक बड़ा खेमा है जो सहज नहीं है। और उसी तरीके से संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, जितना भी आप नाम ले सकते हैं ले लीजिए, उनसे सहज नहीं है। पार्टी के अंदर काफी गुट है। तो गुटबाजी मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस स्तर पर गुटबाजी है। हालांकि शाह और मोदी इस तरीके की गुटबाजी से निपटना जानते हैं और उसका इलाज करना भी जानते हैं, लेकिन गुटबाजी है। उस गुटबाजी से कैसे बिहार बीजेपी बाहर निकले, ये भी शाह के और मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है और चौथी और आखिरी जो सबसे बड़ी चुनौती है, नीतीश कुमार के बाहर के रास्ता दिखाने के बाद एक ऐसा नेतृत्व का जिस पर बिहार की जनता का भरोसा, एक ऐसे नेतृत्व का जो टेस्टेड हो, जो बिहार की जनता जिसको स्वीकार करती हो या जनता स्वीकार कर ले। क्योंकि देखिए एक बात तो तय है, कांग्रेस की तरह अगर रिमोट कंट्रोल से बिहार चलाना चाहिएगा तो 100 साल बाद, संघ की स्थापना के 100 साल बाद 2025 100 साल 101 बरस में बिहार की गद्दी पर पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप रिमोट से चलाने की कोशिश किए तो आने वाला कितना दशक बिहार से बीजेपी बाहर रहेगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो पॉलिटिक्स यहां नहीं चल सकती है जो पॉलिटिक्स यूपी में चल रहा है। वो पॉलिटिक्स भी नहीं चल सकता है जो पॉलिटिक्स आपने हरियाणा में किया है। वो पॉलिटिक्स भी नहीं चल सकता है जो पॉलिटिक्स आपने गुजरात में किया है। मतलब सवर्णों को सियासत से बाहर करके, पूरे सियासी रेस से बाहर करके अति पिछड़ों के सहारे जो राजनीति आप अन्य प्रदेशों में कर रहे हैं या अन्य पिछड़ी जातियों के साथ जो कर रहे हैं, उसके करने को लेकर एक लीडरशिप चाहिए शिवराज सिंह चौहान से, जो बिहार में आपका नहीं है। वो भी आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और बिहार में अपर कास्ट को नजरअंदाज करने, खास करके सत्ता के गलियारों में, उसके लिए नीतीश कुमार जैसा दृढ़ संकल्प वाला लीडरशिप चाहिए, जो सबका साथ सबका विकास ही नहीं, सामाजिक ताना बाना को कैसे हम बनाए रखें, सामाजिक ताना बाना को हम कैसे क्योंकि बिहार में हर जगह सामाजिक ताना बाना, सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है, चाहे वो डेवलपमेंट का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। इसलिए लीडरशिप क्राइसिस जो है बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और यही चुनौती नेता का चयन करने में शाह जैसे चाणक्य को भी दिन में तारे दिखा रहा है।